हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 को हम करेंगे ख़त्म। तो इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर्स को जो है डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी मत लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस क्लास 11th और 12th के लिए देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, बगैर मत जाइएगा। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना वेट के स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 1 का है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो चैप्टर का नाम यहाँ पे है। अब दोस्तों बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, वो है यहाँ पे, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे आता है वो आता है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस से क्या मतलब है? इंडिजीनियस से मतलब है कि जो यहाँ का ही हो, यानी कि जो अपनी नेटिव प्लेस से बिलोंग करता है उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब कि ऐसी बैंकिंग सिस्टम जो कि इंडिया ने खुद डेवलप की है, फॉरेन कल्चर से नहीं ली है, इंडिया ने खुद डेवलप की है। ऐसे बैंकिंग सिस्टम को हम कहते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। अब इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो चलिए सबसे पहले इसके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है दोस्तों वो ये आता है कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम ने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है मनी को लैंड करने के लिए, यानी कि मनी को लोन देने के लिए, और साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करने के लिए। अब दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि अगर हम सेलर है तो फॉरेन वाला बायर है, तो अगर हम बाहर सेल करेंगे तो फॉरेन वाला हमको तो डॉलर में पैसा देगा, तो उस डॉलर के पैसे को हम इंडिया में यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमको जरूरत पड़ेगी एक बैंक की जो कि उस यूएस डॉलर को कन्वर्ट करके दे इंडियन रुपीस में। तो फिर ये जो चीजें हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड में काम आती है, और यहाँ पे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम हमारी हेल्प करती है इसको बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से कैरी ऑन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर मान मान के चलिए मैं बायर हूँ और एक जो है फॉरेन में सेलर बैठा हुआ है। अब दोस्तों, उसको मेरे को सेल करना है, लेकिन दोस्तों मेरे पास ऑन द स्पॉट पैसा नहीं है, मेरे को क्रेडिट में परचेस करना है। तो मैं क्या करूंगा? अब उसको तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, क्योंकि मैं तो फॉरेन कंट्री में बैठा हूँ, वो अपने कंट्री में बैठा है, तो यहाँ पे वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट आता है। लेटर ऑफ क्रेडिट से मतलब ये है कि जो अपनी बैंक है, जो मेरी बैंक है, जैसे कि मेरा अकाउंट है एसबीआई बैंक में, अब मैं एसबीआई बैंक का रेगुलर कस्टमर हूँ, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता हूँ, तब एसबीआई बैंक मेरे बदले गारंटी देगा सेलर को कि अगर भाई साहब हमारे कस्टमर, यानी कि एसबीआई बैंक का कस्टमर मैं, अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एसबीआई बैंक आपको पेमेंट दे देगी। ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, और लेटर ऑफ क्रेडिट में भी इंटरेस्ट लगता है। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्यों काम आता है, लोन देने के लिए, फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए, और लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। और इन सभी ट्रांजेक्शन से इंडिया की इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होती है। दूसरी बात, जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप होता है, जो लोग हैं वो अब जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो डिपॉजिट करते हैं, और जिनके पास कम पैसा है वो लोन लेते हैं। तो पुराने जमाने में ये काम करा करते थे सेठ, उनको बोलते थे सेठ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में वही चीज लिखी हुई है, एज द बैंकिंग सिस्टम डेवलप पीपल बिगन डिपॉजिटिंग प्रीशियस मेटल्स विद इंडिविजुअल्स हु वेर नोन एज सेठ। तो सेठ के पास डिपॉजिट कराते हैं। अब दोस्तों, मैन्युफैक्चर लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? गुड्स रहना चाहिए, और गुड्स खरीदने के लिए उनके पास पैसा रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, मनी बिकेम द मीन्स विच मैन्युफैक्चरर्स कैन यूज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। ज्यादा गुड्स बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो ये था दोस्तों सेकंड पॉइंट। दोस्तों, मैंने ये इनको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, आप चाहे तो पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स में जो है समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करूं तो लिखा है, लेटर डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हुंडी एंड चिट्ठी वेर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों, यहाँ पे हुंडी और चिट्ठी,
यहाँ पे हुंडी क्या होता है वो मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला तो उसको देख लीजिएगा, और वहां पे मैंने हुंडी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ उसका एक फोटो भी दिखाया है। तो यहाँ पे हुंडी और चिट्ठी जैसे डॉक्यूमेंट्स पुराने जमाने में यूज हुआ करते थे, हालांकि अब इसको आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और चेक से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों चौथा अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ लिखा है इन एशियंट इंडिया फॉर ट्रेड प्रमोशन द इंटरमीडियरीज प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल। इंटरमीडियरीज से यहाँ मतलब है इंडिजीनियस बैंकर्स। जो इंडिजीनियस बैंकर है उन्होंने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय देम हेल्प्ड इन टेकिंग रिस्क इन फॉरेन ट्रेड। अब दोस्तों होता क्या है कि फॉरेन ट्रेड में बहुत सारा रिस्क होता है कि वो पैसा देगा नहीं देगा, कितना पैसा देगा, क्या देगा। तो ये सब की गारंटी जो है बैंकर्स लेते हैं और उसकी वजह से हमको काफी ज्यादा हेल्प होती है अपने रिस्क को। अब अगर अपने को रिस्क लेना है तो हम इजीली उस रिस्क को ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो हेल्प करते हैं, जैसे कि पुराने जमाने में हुआ करता था जगत सेठ। यहाँ पे देखिए लिखा है जगत सेठ। तो जो जगत सेठ है वो पहले यही काम किया करते थे, ठीक है। और ये कब की बात है, ये बात है मुगल के पीरियड की और ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड की। दोस्तों अभी तो बैंकर ही सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहला चैप्टर है इसका मेन ये पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि हिस्ट्री क्या थी। तो हिस्ट्री के हिसाब से ये पैराग्राफ आपको याद रखना होगा। इसके बाद दोस्तों बात करता हूँ कि पांचवा पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एंड राइज इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। अब दोस्तों क्या होगा अगर किसी कोई लोन नहीं देगा, कोई लोन नहीं देगा तो जो पर्सन ग्रोथ करना जानता है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जो बिजनेस चलाना जानता है वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। या फिर अगर कोई क्रेडिट में गुड्स परचेस करना चाहता है, उसको बेच के फिर पैसा वापस देना चाहता है, तो वो चीज नहीं हो पाती है अगर बैंकिंग सिस्टम अच्छी नहीं रहती है। तो यहाँ पे लोन की अवेलेबिलिटी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की। तो ये जो बात है ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की थी। अब दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो है कि इंडिया एंजॉयड ए ग्रेट बैलेंस ऑफ ट्रेड विद एक्सपोर्ट्स हेल्ड द अपर हैंड इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट्स। यानी कि इंडिया मेजरली एक्सपोर्ट किया करता था पहले और इंपोर्ट बहुत कम किया करता था, इसीलिए इंडिया का जो पावर था, जो एक्सपोर्ट करने से जो इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता था इंडियंस को। अब दोस्तों यहाँ पे दिस सिस्टम हेल्प मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स इन गेटिंग फंड फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई और पैसे का फ्लो बहुत अच्छा होने लगा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर, ट्रेडर और मर्चेंट ये सभी को एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे एक और जो है, हम इंडिया को बिना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बात कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आखिरी वाला दिया है कि इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बैंक जो है वो ट्रेड और कॉमर्स को लोन देते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर बैंक भी होते हैं। एग्रीकल्चर बैंक वो होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन का क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म लोन यानी कि कोई ऐसा क्रॉप कोई ऐसी चीज उगा रहा है किसान जो कि 3 महीने में 4 महीने में उग जाएगी और बिक भी जाएगी, तो ऐसी चीज के लिए शॉर्ट टर्म लोन 3 से 4 मंथ के लिए। या फिर किसान कोई ऐसी चीज उगा रहा है जिसको उगाने के लिए 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन्स। तो यहाँ पे ये दोनों लोन्स जो है एग्रीकल्चर बैंक प्रोवाइड करती है। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, मैं इसका आंसर बिल्कुल दूंगा। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन बिजनेस। अब दोस्तों बिजनेस को तो मैं बहुत बार पहले डिफाइन कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हो व्हाट इज बिजनेस, मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे इस वीडियो में इस क्वेश्चन में मेन बात जो है वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों क्वेश्चन तो अपन समझ गए, अब चलते हैं आंसर की ओर। सबसे पहले दोस्तों बिजनेस को डिफाइन किया है, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है बिजनेस के बारे में, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि बिजनेस में क्या होता है। प्रोडक्शन होता है, परचेस और सेल। यहाँ पे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसको मैन्युफैक्चर करते हो और बाद में उसको सेल कर देते हो, और प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। आप जितने में खरीदते हो उतने में नहीं बेचते, अपना प्रॉफिट रखने के बाद ही बेचते हो। तो यहाँ पे थर्ड लाइन में देखिए लिखा हुआ है द सोल पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट।
सोल पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में ये नहीं लिख के आओगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाए। तो डेफिनेटली ये सोल पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट वर्ड को अपने दिमाग में घुसा लीजिए। एंड देयरफॉर प्रोड्यूस और सेल गुड्स एंड सर्विस दैट आर इन डिमांड, जो भी डिमांड में प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ पे जो है एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसको बोला जाता है बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बिजनेस की। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब तो आप सबको पता होगा कि बिजनेस में कौन सी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं। वही पॉइंट को उठा के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दिया गया है कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एज द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मोटिव रहता है, हम प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब भी बिजनेस की बात आएगी तो हमको एक वर्ड जरूर दिखेगा जो कि होगा प्रॉफिट। पहला वर्ड आपको याद रखना है प्रॉफिट, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। दूसरा क्या है कि रॉ मटेरियल खरीदना, उसको कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में और उसको कस्टमर को बेचना, ये होता है बिजनेस का काम। तो ये होता है बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, बिजनेस डील्स विद प्रोक्योरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल को खरीदना, उसको लेके आना, एंड कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, और उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको प्रोसेस करना और उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना और उसके बाद कंज्यूमर को बेचना। तो ये हो गया सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसके बाद बात करते हैं जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहां पे जो पहला वर्ड लिखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि मार्केट में बने रहना, डट कर बने रहना, कैसी भी सिचुएशन हो आपको मार्केट में बने रहना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी एंड द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय द प्रॉफिट इट इज अर्निंग। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो कभी ना कभी तो आपको लॉस होगा, और अगर लॉस होगा तो आपकी कैपिटल कम होगी, यानी कि जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया है वो इरोड हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आप कितने समय तक आप होल्ड कर पाते हो अपने बिजनेस को, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल रह पाते हो फ्यूचर में। अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपको पहले से प्री प्लान्ड होना चाहिए कि अगर मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई, अगर मेरे को इतना लॉस हो गया तो मैं कैसे करूंगा, उसको कोप अप कैसे करूंगा, कैसे प्रॉफिट लाऊंगा। तो ये सभी प्लान आपको करने पड़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है कि सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ जो है वो प्रॉफिट पे डिपेंड होता है बिजनेस के। प्रॉफिट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा फ्यूचर भी अच्छा होगा। देखो अगर दोस्तों मैं आपको बात करूँ कि आप मार्केट में किसी को भी जाके पूछो कि आप कोई भी एक शेयर का नाम बताओ, तो ज्यादातर लोग जो है वो रिलायंस बोलेंगे। ज्यादातर लोग रिलायंस बोलेंगे, जिनको मार्केट का नॉलेज कम होगा वो रिलायंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉफिट अच्छा है और उसका फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है और सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए दोस्तों वहां पे यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रॉफिट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए। इसके बाद दोस्तों चौथा जो है, बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूजिंग ए कॉमन मीडियम दैट इज मनी। आप सभी को पता है बिजनेस में या तो गुड्स होता है या तो सर्विस होता है। गुड्स का मतलब क्या? गुड्स का मतलब सामान। सर्विस का मतलब क्या? सर्विस का मतलब कि आप एक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि इंटरनेट सर्विस, जैसे कि रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस, एजेंसी सर्विस, ये सभी सर्विस होती है। तो इसको भी बिजनेस ही बोलते हैं। तो ये था चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो एनी बिजनेस वेदर स्मॉल और बिग विल फेस बिजनेस रिस्क। अब दोस्तों क्या होता है, अगर आप छोटा बिजनेस खोलो चाहे बड़ा बिजनेस खोलो, रिस्क तो हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक गुपचुप के ठेले के बारे में, तो जो गुपचुप का ठेला जो खोलता है व्यक्ति, उसको भी रिस्क होता है कि भाई अगर आज पानी गिर गया तो, अगर आज कस्टमर नहीं आए तो मेरा क्या होगा। तो ये छोटे से बिजनेस में भी रिस्क है। अगर बात करूं बड़े बिजनेस की, तो जैसे रिलायंस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है और उसके बाद रिलायंस को भी तो रिस्क है कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिए तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बिजनेस छोटा हो या बिजनेस बड़ा हो, रिस्क तो हर जगह है, लेकिन छोटे बिजनेस को अलग टाइप का रिस्क है और बड़े बिजनेस को अलग टाइप का रिस्क है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये पांचवा पॉइंट है। इसके बाद जो छठवां पॉइंट है वो ये है कि रिटर्न्स जो होते हैं, रिटर्न्स यानी कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस।
देयर विल बी अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एज द बिजनेस में इनकर लॉस और गेन प्रॉफिट। यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे को प्रॉफिट ही होगा, आप पहले से नहीं कह सकते, क्योंकि कभी भी मार्केट चेंज हो सकती है, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हो सकता है आपने आज 80 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको 100 रुपीज़ में बेच रहे हो, लेकिन हो सकता है कल को वो प्रोडक्ट 70 रुपीज़ का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल हो गया, आज की डेट में 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, अगर आपने खरीद के बेचना चाहा और उसके बाद 95 हो गया तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अनसर्टेन रहता है बिजनेस, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये रहती है बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये था दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन में। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि कंपेयर करो बिजनेस को विथ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे तीन अलग अलग चीजों के बारे में बात किया जाएगा। पहली चीज है बिजनेस, दूसरी चीज है प्रोफेशन और तीसरी चीज है एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इस क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम बेसिस ऑफ कंपैरिजन, जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा हम उसको कंपेयर करेंगे बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, जो कि राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि ये इस्टेब्लिश कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस की। तो बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है और वो डिसीजन लेता है, लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करता है और अपना बिजनेस स्टेब्लिश करता है। वहीं अगर बात करूँ प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में आप सीधा सीधा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एग्जांपल इजीली ले सकते हो, क्योंकि ये सब फेमस डिग्री है। आप एलएलबी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉमर्स फील्ड से हो इसीलिए मैं सीए को ज़्यादा प्रीफर करूंगा। तो अगर मैं सीए की बात करूं, अगर आप प्रोफेशन में, तो आप स्टेब्लिश कैसे करोगे? आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है कि जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट सीए बन जाता है, सीए फाइनल क्लियर करने के बाद, तो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप प्रैक्टिस करो या तो आप कुछ और करो। अगर उसको प्रैक्टिस करना है तो उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रहना चाहिए, जो कि उसको इंस्टीट्यूट से मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रोफेशन है तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है, और उसके पास मेंबरशिप भी रहना चाहिए प्रोफेशनल बॉडी का। मेंबरशिप भी रहना चाहिए प्रोफेशनल बॉडी का। प्रोफेशनल बॉडी से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर आपको सीए बनना है तो आपको आईसीआई के पास जाना पड़ेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा और वहां से आपकी डिग्री लेनी पड़ेगी, वहां से स्टडी करनी पड़ेगी। तो वो होती है प्रोफेशनल बॉडी। तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्विस एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और एक एग्रीमेंट लेटर बनाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में कोई आपको स्किल नहीं लगती। हो सकता है आप मैन पावर वाला एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई लेबर वर्क कर रहे हो, तो वहां पे आपको कुछ ऐसा सच नहीं लगता है जैसा कि आपको प्रोफेशन में लगता है और बिजनेस में लगता है। इसके बाद बात करूँ नेचर ऑफ वर्क क्या होता है। तो बिजनेस का तो सिंपल है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना, बहुत ज़्यादा सिंपल। प्रोफेशन का काम होता है एक्सपर्ट एंड पर्सनलाइज सर्विस देना। अगर मैं बात करूँ सीए की, तो सीए का काम क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं मेजरली काम बता रहा हूँ कि मेजरली टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस करना, लॉ रिलेटेड कंप्लायंस करना। तो यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एक्सपर्ट है ये आपको प्रोफेशन में मिलता है। और फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो भी रूल्स दिए गए हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। इसमें कोई भी आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज नहीं लगती है। अगर बात करूँ रिस्क की, तो बिजनेस में अनसर्टेन रिस्क है और यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, छोटा हो बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बात करूँ प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में कुछ रिस्क हो सकता है, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। रिस्क क्या होता है कि आप जो रेंट पे कर रहे हो शुरू शुरू में, उसको आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीए बन के सीए की ऑफिस खोली तो उसका रेंट पे कर रहे हो, लेकिन आपके पास उतने क्लाइंट नहीं है जो आपको उतना पैसा दे पाए। तो वहां पे दोस्तों हो सकता है कि छोटा मोटा रिस्क हो कि आपको लॉस हो जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस वहां पे भी प्रॉफिट के ही रहते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में तो नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं रहता एम्प्लॉयमेंट में, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यानी कि आपको सैलरी तो मिलनी ही है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस। अब दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो आप बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ फॉर्मेलिटीज होगी। प्रोफेशन में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेशन में
आपके पास जो डिग्री है वो आपके नाम से दी गई है, आपके पास जो सर्टिफिकेशन है वो आपके नाम से दिया गया है, तो आप उसको जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आपके नाम से एग्रीमेंट हो चुका है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे खाली बिजनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों रिवॉर्ड और रेमुनरेशन। बिजनेस में रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या होता है? फीस। जो सीए लोग फीस लेते हैं, कंसल्टेशन फीस लेते हैं वो। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? सैलरी। ये तो सभी को पता होगा। कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता है, लेकिन प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। अगर बात करूं एक सीए की, तो सीए के लिए एक अलग से बुक दी जाती है जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट लिखा रहता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बिहेवियर करना चाहिए, दूसरों के क्लाइंट को नहीं छीनना चाहिए। तो ये सभी चीजें जो है, अगर आप सीए करोगे तो जानोगे। मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि आप सीए करो, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर सीए करोगे तो आपको वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे रहता है, लेकिन वो कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि कंपनी बोलेगी आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर प्रोवाइड नहीं करनी किसी और कंपनी को। तो ये जो बात है ये एम्प्लॉयमेंट में भी आ जाती है। बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास अच्छा दिमाग है, वो पैसे को कन्वर्ट करना जानता है, डबल करना जानता है, तो वो बिजनेस इजीली कर सकता है। लेकिन दोस्तों प्रोफेशन अगर आपको करना है, प्रोफेशनल बनना है, तो आपके पास कितना भी दिमाग हो, लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों एम्प्लॉयमेंट में दो टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं। पहला जिनको क्वालिफिकेशन लगता है, दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं लगता। जैसे कि क्वालिफिकेशन लगता है, अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, वो भी एक एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक सिंपल काम करना है वॉचमैन का, तो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी। तो ये जो है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजीली हमने खत्म कर दिया है। अगर कोई भी डाउट हो, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी डाउट हो, बिंदास आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। यहाँ पे भी हम सेम क्वेश्चन देखने वाले हैं। डिफाइन इंडस्ट्री। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया था। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज गिविंग एग्जाम्पल। यहाँ पे भी हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल उठाना, उसको प्रोसेस करना, उसको मैन्युफैक्चर करना और फिनिश गुड बना के उसको मार्केट में बेचना। तो ये होता है इंडस्ट्री का काम। अब इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है? मशीन यूज़ होते हैं, स्किल यूज़ होती है, जिससे हम अलग अलग टाइप के गुड्स बना पाते हैं। मशीन और स्किल, इसके बिना इंडस्ट्री काम नहीं कर पाती है। अब यहाँ पे दोस्तों तीन टाइप की इंडस्ट्री होती है बेसिकली। जो सबसे पहली इंडस्ट्री है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्राइमरी इंडस्ट्री, अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो नेचुरल सोर्सेस जो रहते हैं ना, उसको एक्सट्रैक्ट करती है। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री डील्स विद प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। द मेन पर्पस ऑफ सच इंडस्ट्री इज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी कंज्यूमेबल। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ पे फार्मिंग, हंटिंग, माइनिंग, फिशिंग इंडस्ट्री, ये सभी को प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। अब दोस्तों प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ माइनिंग की, तो जो भी माइनिंग करते हैं हम वहां से, अगर मान लीजिए आप डायमंड माइनिंग कर रहे हो, गोल्ड माइनिंग कर रहे हो, तो अगर आपको डायमंड मिला तो वो डायमंड डायरेक्ट तो यूज नहीं होगा। डायरेक्ट तो उस डायमंड को यूज नहीं कर पाओगे, उसको प्रोसेस करोगे, उसको फिनिशिंग दोगे, उसको रिंग में लगाओगे या नेकलेस में लगाओगे, उसके बाद ही उस डायमंड की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, जो नेचुरल सोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस करती है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है और फिर उसको बेचती है। तो यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो दो टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? दिस इंडस्ट्री डील्स विद द प्रोडक्ट दैट नीड्स टू बी रिफाइंड सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन सम अदर इंडस्ट्री। एग्जांपल्स आर माइनिंग एंड फिशरी। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड या डायमंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जमीन से, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करती है? उसको जमीन से बाहर निकालती है,
उसके बाद उसको रिफाइन करती है, रिफाइन करने के बाद उसको चेंज करती है अदर इंस्ट्रूमेंट में, और फिर उसको अदर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो आप, जैसे कि माइनिंग और फिशरीज इसका एग्जाम्पल है। अब दोस्तों बात करूँ जेनेटिक इंडस्ट्री की। जेनेटिक्स से आपको क्या समझ आता है कि जीन्स। अब क्या होता है कि हाइब्रिड चीज आपने सुनी होगी, हाइब्रिड। हाइब्रिड दो प्लांट्स को हाइब्रिड करते हैं, एनिमल्स को हाइब्रिड करते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि जैसे अगर आप डॉग परचेस करने जाते हो तो कौन सी ब्रीड का डॉग है, हाइब्रिड डॉग है या फिर प्योर ब्रीड है। तो ये सब ब्रीड से मतलब होता है कि आपको दो अलग अलग चीजों को मिलाकर एक अच्छी नई चीज बनाना, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पे जीन्स के साथ खेला जाता है। दिस इंडस्ट्री डील्स विद ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड यूजिंग देम फॉर फ्यूचर यूज, फर्दर यूज। तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री दो टाइप की इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। अभी तक पॉइंट 1 ही खत्म हुआ है, प्राइमरी इंडस्ट्री। अब बात करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल बनाएगी उसको लेगी, उसको मैन्युफैक्चर करेगी, उसको प्रोसेस करेगी और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसको बेच देगी। ये होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री में कैटेगराइजेशन करो तो पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि पेट्रोलियम जो रहता है वो वो एक्सट्रैक्ट होता है, वो सीधा पेट्रोल नहीं निकलता है, वो ऑयल निकलता है। फिर उस ऑयल से आप पेट्रोल, डीजल, अगर आपने क्लास 10th में साइंस में पढ़ा होगा तो ये प्रोसेस वहां पर दिया गया है। तो वहां पे पेट्रोलियम अलग किया, डीजल अलग किया, फिर वैक्स को भी अलग किया। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को लेके उसमें से अलग अलग चीजें निकालते हो, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। दूसरी इंडस्ट्री जो आती है वो आती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। दिस कंबाइंड रॉ मटेरियल टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि दो रॉ मटेरियल को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि दो दो रॉ मटेरियल है, समझ लीजिए, दो भी अलग अलग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बी। हो सकता है कि कोई रॉ मटेरियल सी के लिए आपको रॉ मटेरियल ए की भी जरूरत पड़े और रॉ मटेरियल बी की भी जरूरत पड़े, तो आप दोनों को कंबाइन करके रॉ मटेरियल सी बना सकते हो। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। इसके बाद बात करता हूँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है और उसके बाद बेचा जाता है। प्यूरिफाई, यहाँ पे आता है वर्ड प्यूरिफाई। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल पेपर और शुगर। अगर बात करूँ शुगर की, तो जो शुगर है उसमें प्रोसेस्ड शुगर, आपने सुना होगा कि प्रोसेस्ड शुगर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस्ड शुगर रहता है तो उसमें क्या वाइटनेस ऐड की जाती है। तो उसको प्रोसेस करके उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तभी वो इतना ज्यादा चमकता है। आपने कभी शक्कर को देखा होगा, वो कितना ज्यादा शाइन करता है, तो वो प्रोसेस्ड रहता है और प्यूरिफाइड रहता है। तो वैसे इंडस्ट्रीज को बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और चौथी जो आती है वो आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में कोई ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्मार्टफोन में लिखा रहता है मेड इन इंडिया। अब वो इंडिया में तो नहीं बना है एग्जैक्टली, उन लोग को लिखना चाहिए असेंबल्ड इन इंडिया। दोनों में फर्क होता है। मेड इन इंडिया यानी कि पूरा स्मार्टफोन इंडिया में बना हुआ है, लेकिन असेंबल्ड इन इंडिया का मतलब है कि इंपोर्ट किए कंपोनेंट्स, फोन का कैमरा अलग अलग कंट्री से आया, बैटरी अलग कंट्री से आया, स्क्रीन अलग कंट्री से आया, और जो भी है फिंगरप्रिंट सेंसर अलग कंट्री से आया। इनको सबको असेंबल किया और फिर इंडिया में असेंबल किया और फिर इसको बेचा, तो इसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री, कंबाइनिंग वेरियस कंपोनेंट इन ऑर्डर टू अराइव एट द फाइनल प्रोडक्ट इज द स्पेशलिटी ऑफ असेंबलिंग इंडस्ट्री। एग्जांपल्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी आती है वो आती है टर्टियरी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्या होता है कि मेजरली प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को इन लोग सर्विस देते हैं। सर्विस देते हैं यानी कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग। मैंने इसके बारे में बात की हुई है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर जो है उसमें, तो वहां पे आप जाके इसको ब्रीफली देख सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी सर्विसेज रहती है जो इंडस्ट्री को देते हैं, दूसरी इंडस्ट्री को देती है, प्राइमरी सेकेंडरी को देती है, उनको बोलते हैं टर्टियरी इंडस्ट्रीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जहां पे बोला गया है डिस्क्राइब द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कॉमर्स।
अब दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था, अगर आप जाके देखोगे तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज कॉमर्स में रहती है। ठीक है, अब सबसे पहले दो एक्टिविटीज रहती है, एक होता है ट्रेड, दूसरा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था डिटेल्ड में। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड, इजी है। वेयर एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब ये होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो ट्रेड को हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग ट्रेड को हेल्प करती है, कम्युनिकेशन ट्रेड को हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड को हेल्प करता है, एडवर्टाइजिंग ट्रेड को हेल्प करता है। तो कॉमर्स जो है वो लिंक बनाता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपल है, एक होता है ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड यानी कि गुड्स और सेल को बाय करना, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि गुड्स और सेल को बाय करने के लिए कौन सी और एडिशनल एक्टिविटीज आपको लगती है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी है बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पे आपको पता होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री, जैसे हमने बात की क्वेश्चन नंबर 1 में इंडिजीनियस बैंकर ने कितना हेल्प किया, वैसा ही यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कोई भी ट्रांजैक्शन आज की डेट में इतना इजीली हो सकता है, आप 1 मिनट में कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस ये सब का यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते हो, चेक दे सकते हो, प्रॉमिसरी नोट दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस ने हेल्प की है इस बिजनेस की। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू रन एनी बिजनेस, विदाउट फाइनेंस द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रेस्ट्रिक्टेड। यानी कि अगर फाइनेंस नहीं हो पाएगा तो बहुत सारे लोग क्रेडिट में गुड्स परचेज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सेलर का जो सेल है वो कम हो जाएगा। ए बैंकिंग अरेंजमेंट हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू ट्रेडर्स, दस एक्टिंग एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग से क्या मतलब है? वेयर हाउसिंग से मतलब है गोडाउन। अगर आपने गुड्स बनाया बल्क में, लेकिन आपके पास स्टोरेज का जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको कहाँ रखोगे? तो वहां पे आता है वेयर हाउसिंग का। गुड्स को स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वेयर हाउसिंग में, जहाँ पे आप गुड्स रख सकते हो और जब उसकी डिमांड है तब आप उसको बेच सकते हो। ये हो गया वेयर हाउसिंग। तीसरा दोस्तों आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इट हेल्प्स प्रोड्यूसर इन परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड अदर नेसेसरी आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड आल्सो सेल इट इन डिफरेंट एरियाज। इट हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहता तो आपका बिजनेस सीमित रह जाता अपने सोसाइटी तक, अपने प्लेस तक, अपने विलेज तक। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आने के बाद आज कहीं भी आप अपना गुड्स जो है वो सेल कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन से, इसलिए बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। चौथा एडवर्टाइजिंग। आपने देखा होगा कितनी एडवर्टाइजिंग आती है जोमेटो की, अगर आप यूट्यूब देखते हो तो जोमेटो की एडवर्टाइजमेंट आती है। तो ये सब एडवर्टाइजिंग से पता चलता है कि कौन से जो गुड्स है वो गुड्स एंड सर्विस है वो आपको मार्केट में अवेलेबल है। पांचवा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऐसा सेक्टर है जो पुराने समय में नहीं था लेकिन नए समय में है। पुराने समय में जब शिप से गुड ट्रांसफर होता था तब इंश्योरेंस नाम की चीज नहीं होती थी, तो वहां पे रिस्क जो रहता था वो या तो बायर पे रहता था या तो सेलर पे रहता था। लेकिन आज के डेट में इंश्योरेंस आ गया, तो आप इंश्योरेंस खरीदो और अपने गुड्स को शिप में लोड करके भेजो। अगर शिप डूब गई तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। इंश्योरेंस आपको इंश्योरर जो रहता है ना, इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको पैसा दे देता है, इसके बदले में वो एक प्रीमियम चार्ज करता है ना। तो ये हो गया इंश्योरेंस। तो ये 5 सर्विस हो गई ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ पे हमको 5 ऑब्जेक्टिव बताने हैं बिजनेस के। कौन से 5 ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के, इसके बारे में बात करनी है। सबसे पहला मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करो। आप जितना प्रॉफिट आपके पास आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करो, उसको अपना कैपिटल बनाओ और फिर उससे अपने बिजनेस को एक्सपांड करो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। दूसरा, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट शेयर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट शेयर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हुंडई हो गई, हुंडई एक कार कंपनी है, और एक हो गई मारुति। ठीक है, अब यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि ये दोनों कार कंपनी इंडिया में है, बाकी कोई भी कार कंपनी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब क्या होता है कि मार्केट में डिमांड है 100 कार की। ठीक है,
अब 100 कार की डिमांड है तो मारुति बेच रहा है 60 कार और हुंडई बेच रहा है 40 कार। तो यहाँ पे मार्केट शेयर किसका ज़्यादा हुआ? मारुति का, क्योंकि मारुति का 60% लोग प्रीफर कर रहे हैं और हुंडई को 40% लोग। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा मार्केट शेयर होगा उतना ज़्यादा आपका सेलिंग होगा और उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वही चीज़ जो है यहाँ पे लिखी है। और आपकी सेलिंग कैसे बढ़ेगी? जब आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा ना, तभी आपकी सेलिंग बढ़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्वालिटी से इसको लिंक करते हुए आपको मार्केट शेयर को बताना है। ठीक है। इसके बाद तीसरा, वर्कर का परफॉर्मेंस। वर्कर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस विल बी परफॉर्मिंग एट इट्स बेस्ट इफ द वर्कर्स आर मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड। अगर आपके पास वर्कर नहीं रहेंगे ना, तो आप अपने बिजनेस में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप अकेले अपने बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकते, आप ट्रक लोड नहीं कर सकते, आप ट्रक अनलोड नहीं कर सकते, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, कोई प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते अकेले। तो हर चीज़ में आपको वर्कर की ज़रूरत है। और वर्कर जो है वो ऐसा रहना चाहिए जो मोटिवेटेड हो, जिनकी सैलरी उनको अच्छी लगे, उनको काम करने का मन करे और वो सेटिस्फाइड हो अपने जॉब से। ऐसे वर्कर होंगे तो वो आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी आपकी कंपनी के ग्रोथ में। तो ये हो गया वर्कर परफॉर्मेंस। इसके बाद आता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को लाना या ऐसी टेक्निक को लाना जिसके चलते आपकी कॉस्ट कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एक पेन बनाता था जो कि 30 रुपीज़ की थी। ठीक है, मैं 30 रुपीज़ में बनाता था, 50 रुपीज़ में बेचता था। मेरे को कितना 20 रुपीज़ प्रॉफिट होता था। वो पेन को मैं अपने हाथ से उसके रिफिल को डालता था, पीछे का कैप लगाता था, आगे का कैप लगाता था, उसको पैक करता था और उसके बाद बेचता था। अब क्या किया मैंने, कुछ दिमाग लगाया और एक ऐसा मशीन लाया जो कि ये सब काम फटाफट कर देता है। मैं करता था, आधा घंटा लगता था एक पेन बनाने में, लेकिन ये मशीन उसको आधे मिनट में कंप्लीट कर सकता है। तो अब क्या हो गया, आपका प्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल पे चला गया। आप अब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने इनोवेशन का यूज़ किया। और यहाँ पे इनोवेशन जो है उसको यूज़ करके आप अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे बढ़ गए। अगर कॉम्पिटिटर अभी तक अपनी हैंड टेक्निक यूज़ कर रहा है और आप मशीन यूज़ कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटर से कहीं ना कहीं आगे हो। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया इनोवेशन। फिफ्थ पॉइंट हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है दोस्तों? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि सोसाइटी के प्रति एक बिजनेस की कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल, हार्मफुल वेस्ट को सोसाइटी में न डिस्पोज करके ऐसी जगह पे डिस्पोज करना जहाँ पे वो सोसाइटी को हार्म ना करे। या फिर अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, पॉल्यूशन से बचाना। ये सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक बिजनेस की। और जब बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है तो उसका गुडविल बढ़ता है, उसका नाम बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा टाटा के बारे में आपने सुना होगा। टाटा कितना ज़्यादा डोनेशन करता है, कितना ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है, तो जो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग देखना रिलायंस में काम करना कम प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू टाटा। क्योंकि टाटा का जो वर्क कल्चर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। किस लिए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पे ये था पांचवा पॉइंट। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में, जहाँ पे हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में कि बिजनेस रिस्क क्या होता है और उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क यानी कि ऐसा रिस्क कि अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको 100% श्योर तो नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए। अब ये प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं ये? अनफोर्सिन और अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस के बारे में। क्यों? सबसे पहले बताता हूँ मैं अनफोर्सिन और अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आपने सोचा कि अभी मार्केट में डिमांड 10,000 पेन्स की है, तो आपने जो है फटाफट से 10,000 पेन्स प्रोड्यूस कर दी। हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर भी सेम चीज़ देख रहा हो और कॉम्पिटिटर ने भी 10,000 पेन्स प्रोड्यूस कर दी। अब क्या होगा कि मार्केट में 10,000 पेन्स की डिमांड तो है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सब आप ही से पेन खरीदेंगे।
कुछ लोग तो कॉम्पिटिटर से भी पेन खरीदेंगे और यहाँ पे क्या होगा कि आपकी सेल कम होगी, आपका मार्केट शेयर कम होगा और ये एक रिस्क हो सकता है ड्यू टू अनफोर्सिन और अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि आपको थोड़ी पता था कि कॉम्पिटिटर भी वही चीज देख रहा है। अनफोर्सिन आपको थोड़ी पता था, आपने थोड़ी एक्सपेक्ट किया था कि कॉम्पिटिटर भी ऐसा कर सकता है। अगर आपको पता होता तो आप ऐसा मैन्युफैक्चर करते ही नहीं। तो यहाँ पे ये होता है बिजनेस रिस्क। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट कैन हैपन व्हेन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिक्लाइंस ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन और चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंसेस। दोस्तों मैंने ये लाइन को आपको एग्जांपल के साथ समझाया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कस्टमर प्रेफरेंस एंड इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। अब देखिए, कस्टमर का प्रेफरेंस भी चेंज होता है टाइम टू टाइम। अगर आप गर्मी के सीजन में रेनकोट बेचोगे तो थोड़ी बिकेगा। अगर आप रेनी सीजन में रेनकोट बेचोगे तो ही तो वो बिकेगा, है ना। तो ये बात होती है यहाँ पे कस्टमर प्रेफरेंस की। अब दोस्तों बिजनेस रिस्क जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर बिजनेस रिस्क, एक होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क। सबसे पहले बात करते हैं प्योर बिजनेस रिस्क के बारे में। In this type of risk, there is chance of losses or no loss whatsoever. Such risk can be associated with theft, various natural calamities and fire. प्योर बिजनेस रिस्क यानी कि पूरा बिजनेस से रिलेटेड रिस्क होता है। यहाँ पे आपको हो सकता है लॉस हो सकता है लॉस ना हो। जो भी रिस्क प्योर बिजनेस रिस्क में आता है ना, उसमें फॉर एग्जांपल चोरी हो गया, अगर चोरी हो गया आपका गुड्स तो वो आपके लिए एक लॉस है। नेचुरल कलामिटी आ गई, फ्लड आ गया, आपका सामान डैमेज हो गया, तो यहाँ पे भी जो है इसको बोलते हैं प्योर बिजनेस रिस्क। फायर, आग लग गई आपके दुकान में, तो ये भी होता है प्योर बिजनेस रिस्क। तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि प्योर बिजनेस रिस्क क्या क्या होता है। इसके बाद आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क। स्पेकुलेटिव क्या होता है कि इसमें हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाए और लॉस भी हो जाए, ऐसा रिस्क ही है। यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्योर बिजनेस रिस्क में क्या होता है, लॉस होने के चांसेस होते हैं, या तो लॉस होता है या तो लॉस नहीं होता है। लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क में क्या होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव इसीलिए इसको नाम दिया गया स्पेकुलेटिव, यानी कि जुआ खेलना, जुए टाइप का हो गया, है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ रिस्क देयर इज इक्वल चांस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड लॉस। सच टाइप ऑफ रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, प्राइस चेंज और चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस। अब दोस्तों स्पेकुलेटिव बिजनेस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ गवर्नमेंट पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि मैं पेन पर 10% टैक्स लगाऊंगा, ठीक है, तो हमने 10% के हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर दिया। इन फ्यूचर गवर्नमेंट उस टैक्स को 5% भी कर सकती है और 15% भी कर सकती है। अगर 5% किया तो आपको प्रॉफिट है, 15% किया तो आपको लॉस है। तो ये हो गया स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क, यानी कि यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, प्रॉफिट भी और लॉस भी। इसके बाद बात करता हूँ क्यों होता है बिजनेस रिस्क, इसके पीछे के रीजंस क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब प्राइस चेंज हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है, यानी कि मार्केट में प्राइस चल रहा है 10 रुपए पेन का, आप 10 रुपए में बेच रहे थे, 8 रुपए में बना रहे थे, 2 रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे। अब मार्केट की प्राइस जो है वो 9 रुपए हो गई, तो आपका प्रॉफिट 1 रुपए हो गया। तो ये हो गया बिजनेस रिस्क, प्राइस चेंज की वजह से। कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, जैसे कि मैंने आपको बात करी कि कस्टमर को मान के चलो अभी चाय पसंद है, ठीक है, लेकिन अभी बीच में एक ट्रेंड आया था कॉफी का, तो हो सकता है कस्टमर चेंज हो जाए कॉफी की तरफ, तो ये कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया। ये हो गया इकोनॉमिक कॉसेस। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द चेंजेस इन पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटर्स को बोलते हैं इकोनॉमिक कॉजेस, यानी कि आपके सराउंडिंग में जो भी चेंज होता है जिसके कारण बिजनेस में रिस्क होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्क। अब यहाँ पे आता है नेचुरल कॉजेस क्या क्या। नेचुरल कॉजेस सबको पता है, फ्लड, अर्थक्वेक, फैमाइन, जिससे बिजनेस को लॉस होता है, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं रहता है। ह्यूमन कॉजेस, फॉर एग्जांपल ह्यूमन कॉजेस में एक हो गया हड़ताल होना, ठीक है, या तो रियॉट्स होना, स्ट्राइक होना, स्ट्राइक यानी कि हड़ताल, केयरलेसनेस, ये इन सभी चीजों की वजह से अगर बिजनेस में कोई रिस्क आता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमन कॉजेस, जो कि आदमी के द्वारा डेवलप किया गया रिस्क है। इसके बाद अदर कॉजेस, देयर आर सम इवेंट दैट आर अनप्रेडिक्टेबल सच एज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। अब ये सभी चीजें जो है अदर कॉसेस में आ जाती है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस चेंज होती रहती है, उसकी वजह से आपके बिजनेस पे रिस्क आ गया। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया,
पहले आपको बैंक लोन दे रही थी 9% में, अब बैंक चार्ज कर रही है 10%। ये भी एक रिस्क है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, यानी कि जब आप फॉरेन करेंसी में डील करते हो तो हो सकता है कि रुपीस का रेट फ्लक्चुएट करे, जिसके कारण आपको लॉस हो जाए। जिस टाइम आपने डील किया हो उस टाइम कुछ और रेट हो, जिस टाइम आपको पेमेंट मिल रहा है उस टाइम कुछ और रेट हो, जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद 8वां और आखिरी क्वेश्चन, What factors are to be considered while starting a business? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहला आता है कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस में आपको जाना है। सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना है कि आपको कौन सी एक्टिविटीज करना पसंद है। क्या आपको सर्विस देना पसंद है, क्या आपको गुड्स प्रोड्यूस करना पसंद है, क्या आपको माइनिंग करना पसंद है, क्या पसंद है आपको, कौन सी चीज आपको पसंद है। तो उस चीज को आप अपना लाइन ऑफ बिजनेस बनाइए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, जो आपको पहले से आता हो। तो उसको बोलते हैं पहला चीज लाइन ऑफ बिजनेस। दूसरा स्किल ऑफ बिजनेस, कि कौन से स्किल पे मैं काम करूंगा। जनरली जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब लोग छोटा स्केल ऑफ बिजनेस रखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री रखते हैं, वहां से उसको डेवलप करते करते बड़ा इंडस्ट्री बनाते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कौन से स्केल से चालू करूंगा, मैं कितना प्रोडक्शन करूंगा, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा, कितना कैपिटल लगाऊंगा, कितना क्रेडिट में दूंगा, कितना कैश में बेचूंगा, कितना क्रेडिट में खरीदूंगा, कितना कैश में खरीदूंगा, बैंक से कितना लोन लूंगा। ये सभी चीजें स्केल ऑफ बिजनेस से डिफाइन होती है। इसके बाद तीसरा लोकेशन, आपको ऐसा लोकेशन भी ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे गवर्नमेंट आपको टैक्स रिलीफ दे रही हो, या फिर वहाँ पे लेबर चीप हो, या फिर वहाँ पे लॉ मटेरियल आपका इजीली मिल जाए, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो और वहाँ पर पावर ऑफ ना हो। तो ये सभी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होगी लोकेशन सेट करने के लिए। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लोकेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है फाइनेंस। Business is impacted in every step by finance, starting from purchasing raw material to machinery and then further investment needed for growth. Therefore, raising funds is necessary for business. अब दोस्तों फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस यानी कि आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो बैंक में अलग अलग टाइप के लोन्स अवेलेबल है। तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा लोन लेना है। क्या मेरे को टर्म लोन लेना है, क्या मेरे को सीसी लिमिट लेना है, या फिर क्या मेरे को बिल्स को वहाँ पे एक्सचेंज करवाना है बैंक में। मैं कौन से तरीके से बैंक से फाइनेंस लूंगा, ये आपको डिसाइड करना है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस में अलग अलग टाइप के लोन्स आपको मिलते हैं। क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स। अब दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और वहां पर आपको उस बिजनेस से रिलेटेड लेबर्स अवेलेबल नहीं है, जो वहाँ की जनता है उसको उस बिजनेस के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके पास वो स्किल नहीं है, तो आप वो बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल देता हूँ, सभी आईटी कंपनीज बैंगलोर पुणे में क्यों है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है, और झारखंड में क्यों नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर वहाँ के लोग जो है वो उस चीज के लिए क्वालिफाइड है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना जानते हैं, सॉफ्टवेयर कोडिंग जानते हैं, इसीलिए आईटी हब जो है वो बैंगलोर और पुणे में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, की आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये देखना पड़ता है कि आपके पास उस कैटेगरी के लेबर अवेलेबल है या नहीं है। छठवां पॉइंट फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये देखना होगा कि आपको कौन से चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन सा मशीन की जरूरत पड़ेगी, कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, कितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओ। और आपको ये देखना है कि आपका नेचर क्या है, क्या आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी या लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें आपको देखनी है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों ये था चैप्टर 1 जो कि इजीली हमने कंप्लीट किया। मैंने आपको एक एक चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।